सबको नमस्कार। आज हम समकालीन हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर राजेश जोशी कृत 20वीं सदी के अंतिम दिनों का एक आश्चर्य शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। राजेश जोशी समकालीन जीवन की विकृतियों को अत्यंत सटीक रूप से मार्मिकता के साथ चित्रण करने वाले कवि हैं। आधुनिक जीवन में अनेक प्रकार की विकृतियां उभर रही हैं। हम जानते हैं कि 1991 में भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। आगोलीकरण या भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का शुभारंभ वास्तव में अनेक प्रकार की विकृतियों को, विडंबनाओं को भी जन्म देने वाला एक आरंभ था। आजकल लोगों के बीच जिस प्रकार का संबंध दिखाई पड़ता है वह हमारे पुराने मूल्यों को नकारने वाला, तिरस्कार करने वाला संबंध है। मूल्यों का विघटन, विशेषकर पारिवारिक जीवन में मूल्यों का विघटन आजकल की एक सामान्य सी बात हो गई है। हम जानते हैं कि भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप पश्चिमी सभ्यता का भारतीय सभ्यता में विशेष रूप से बलात् प्रवेश किया गया और इसके परिणाम स्वरूप हमारे देश में जो मूल्य पारिवारिक जीवन में हुआ था वह सब के सब आज टूट रहा है। इस प्रकार की स्थिति हमारे बुजुर्गों को बड़ी मात्रा में प्रभावित करती है और बुजुर्ग लोग आज तिरस्कार के पात्र हो रहे हैं। हम देखते हैं कि, हम जानते हैं कि समाज में कहीं कहीं इधर उधर बुजुर्ग लोगों की उपेक्षा हो रही है। जो बूढ़े लोग होते हैं उनका आदर सम्मान, पालन पोषण पुराने ज़माने में करीब 30 साल पहले तक हमारे समाज में अच्छी तरह होता था, लेकिन आजकल वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है। उन आश्रमों में, उन भवनों में बुजुर्ग लोगों को छोड़कर अपने अपना स्वार्थ के पीछे, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भागने वाले लोगों की संख्या, विशेषकर युवा लोगों की संख्या आज बढ़ रही है। इस स्थिति का अवलोकन करने वाला कवि इस कविता का चित्रण करते हुए, इस कविता की रचना करते हुए हमें आह्वान देते हैं कि हमें बुजुर्गों का आदर सम्मान और पालन पोषण करना है। आप जानते हैं कि कवि मूलतः एक सूक्ष्म दृष्टा है। समाज में होने वाली प्रत्येक घटना का सूक्ष्मता के साथ चित्रण करने वाला, निरीक्षण करने वाला व्यक्ति है कवि। सूक्ष्म निरीक्षण ही कविता का मूल कार्य है। सूक्ष्म निरीक्षण करने वाला कवि का मन अनुभूतियों से, भावनाओं से भर जाता है और इस प्रकार भावनाओं की, अनुभूतियों की आधिक्य होने पर कवि कविता की रचना करते हैं। अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ ने कहा है
पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस और ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। आप जानते हैं यहाँ भी कवि 20वीं सदी के अंतिम दिनों का एक आश्चर्य शीर्षक कविता की रचना इस तत्व के आधार पर की है। कवि ने चित्रित किया है कि एक ऐसा बूढ़ा आदमी है जो 80 पार कर चुका है और एक गरीब आदमी भी है। मतलब है कि उसकी अपनी कोई जायदाद नहीं है, अपनी कोई संपत्ति नहीं है, बैंक में कोई बैलेंस नहीं है, जो कोई पैसा नहीं है उसके पास। बुजुर्ग है, 80 पार कर चुका है। ऐसा एक बूढ़े आदमी का चित्रण कवि ने इस कविता में किया है। इस कविता के केंद्र में ऐसे एक आदमी की प्रतिष्ठा करते हुए कवि इस प्रकार कहते हैं कि वह बूढ़ा आदमी पहले अपने मित्र और अपने दोस्त इनको देखने के लिए कहीं कहीं चलते थे, और वह बूढ़ा आदमी आज एक महानगर में पहुंचता है। महानगर में पहुंचने वाला वह बूढ़ा आदमी अपने एक निकट के रिश्तेदार के यहाँ पहुंचते हैं। उसका भाई, उस बूढ़े आदमी का भाई महानगर में रहता था और उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता जाता था पहले 3 बरस पहले तक। लेकिन 3 बरस पहले, 3 बरस पूर्व इस बूढ़े आदमी का जो बूढ़ा भाई था उसका निधन हुआ, और उसके बाद पहली बार एक बूढ़ा आदमी इस महानगर में पहुंचता है। और आज उस बूढ़े के भाई का बेटा है, या दूसरे शब्दों में उसका भतीजा है इस महानगर में। उस भतीजे के पास वह बूढ़ा आदमी जाता है और वहाँ इस बूढ़े आदमी को बड़ा आदर सम्मान मिलता है। भतीजे और उसकी पत्नी ने, दोनों ने मिलकर इस बूढ़े का खूब स्वागत किया, आदर सम्मान किया और उनका खुशी के साथ सत्कार भी किया। ये सब देखने वाला कवि आश्चर्यचकित होकर इस प्रकार की एक कविता का चयन करता है, इस प्रकार की एक कविता की सृष्टि करता है। और उन्होंने बताया है कि, कवि ने बताया कि यह एक आश्चर्यजनक कार्य है, क्योंकि आजकल 20वीं सदी के अंतिम दशक में से लेकर आज तक की जो स्थिति समाज में है वह इस दृश्य के बिल्कुल विपरीत की स्थिति है। मतलब है कि बुजुर्गों की उपेक्षा, बुजुर्गों का तिरस्कार सब कहीं दिखाई पड़ता है। यहाँ कवि विशेष रूप से उल्लेख किया है कि यह बुजुर्ग आदमी, उनके पास कोई संपत्ति नहीं है। हम जानते हैं कि यदि किसी बुजुर्ग के पास संपत्ति है तो उस बुजुर्ग को उसका सत्कार करने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे मित्र और रिश्तेदार आएंगे। जिस बुजुर्ग के पास संपत्ति है उस बुजुर्ग का देखभाल करने के लिए बहुत सारे लोग आने की संभावना है। उसके मित्र या उसके रिश्तेदार आएंगे। उनका उद्देश्य है कुछ ही सालों के अंदर इस बुजुर्ग का निधन हो जाएगा और उसके बाद उसकी संपत्ति इनके पास आएगी। इस उद्देश्य से, इस लक्ष्य के साथ बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे और उनके बीच बहुत संघर्ष भी होने की संभावना है। लेकिन यहाँ कवि जोर देकर बताते हैं कि यह बुजुर्ग एक संपत्तिहीन बुजुर्ग है, उसके पास कोई धन या जायदाद नहीं है। कवि ने इस शब्द का प्रयोग किया है। जायदाद
मीन्स प्रॉपर्टी नहीं है इसके पास, कोई संपत्ति नहीं है, पैसा नहीं है। और वह बुजुर्ग एक 80 पार करने वाला बुजुर्ग भी है, 80 पार करने वाला एक बुजुर्ग जो संपत्तिहीन है। इस बुजुर्ग को इस प्रकार का आदर सम्मान उसके भतीजे के पास, उसके भतीजे के घर में मिलने पर कवि अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाता है। और यह कार्य एक महानगर में चलता है। महानगर की स्थिति आप जानते हैं, महानगर में मूल्यों का कोई स्थान नहीं है। पारस्परिक सौहार्द और स्नेह का स्थान बिल्कुल नहीं के बराबर है, शून्य सी स्थिति है। पारस्परिक सौहार्द और प्रेम, भाईचारा, रिश्ता आदि का महानगर में स्थान ही नहीं है। दिखावे की स्थिति है, दिखावे की दुनिया है महानगर। और आडंबरपूर्ण दिखावे की स्थिति जिस महानगर में मौजूद है, उसी महानगर में भतीजे के घर में इस बूढ़े बुजुर्ग संपत्तिहीन व्यक्ति को इतना अधिक आदर सम्मान मिलने का दृश्य देखकर कवि को आश्चर्य होता है। इसीलिए कवि ने ऐसा शीर्षक दिया है। इस शीर्षक के द्वारा कवि अपना आश्चर्य प्रकट करते हैं कि 20वीं सदी के अंतिम दिनों का एक आश्चर्यजनक घटना मैंने देखी है। और कवि इस दृश्य का चित्रण करते हुए आश्वस्त करते हैं कि हमारे समाज में मूल्यों का पूर्णतः विनाश नहीं हुआ है, मूल्यों का पूरा विघटन नहीं हुआ है। बहुत सारे मूल्य आज भी मौजूद है, मूल्यों का विनाश नहीं हुआ है। और कवि आह्वान करते हैं कि हमें मूल्यों को, हमारे पुराने मूल्यों को, उनका पालन करना है, उनको कायम रखना है। भौतिक सुख भोगों के पीछे भागने वाली नई पीढ़ी, जो बुनियादी सुविधाओं के पीछे भागने वाली नई पीढ़ी को कवि आह्वान देते हैं कि भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में बुजुर्ग लोगों का आदर सम्मान हुआ था और हमें इस महत्वपूर्ण परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखना है। इस परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए आगे बढ़ना इस युग में हमारा दायित्व है, हमारा उत्तरदायित्व है। पारस्परिक संबंधों का मानवीय जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हम देखते हैं कि इधर उधर लोग, विशेषकर नई पीढ़ी के लोग, बुजुर्गों का अनादर करते हुए, बुजुर्गों का तिरस्कार करते हुए, उन्हें छोड़ते हुए अपने सुख भोगों को प्राप्त करने के लिए भागते हैं। लेकिन अंततः वे लोग निराश हो जाते हैं, अंततः वे लोग अत्यंत निराश और दुखी हो जाने का दृश्य हम देखते हैं। कभी कहते हैं कि मूल्यों को छोड़कर हम कोई सुख नहीं प्राप्त कर सकते। वस्तुतः दरअसल हम कोई सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं जिस प्रकार मूल्यों को छोड़कर। पुराने मूल्यों को छोड़ते हुए जो सुख प्राप्त करता है वह क्षणिक है, वह शाश्वत नहीं है। हमें यथार्थ सुख और शांति प्राप्त करना है तो हमें मूल्यों का पालन करना है। और इस प्रकार के मूल्यों में सबसे महत्वपूर्ण एक मूल्य है हमारी पुरानी पीढ़ी को, हमारे बुजुर्ग लोगों को
आदर सम्मान के साथ उनका पालन पोषण करना। इसलिए यह कविता अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीत होती है, अत्यंत प्रासंगिक लगती है। आजकल की दुनिया में यह कविता अत्यंत प्रासंगिक है, बताने में मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है और अत्यंत प्रभावशाली कविता भी है। और कविता के पंक्तियों से गुजरने पर हमें लगता है कि कवि ने अत्यंत सटीक रूप से सूक्ष्मता के साथ इस कविता की सृष्टि की है, इसकी रचना की है। इन पंक्तियों का हमें आज पढ़ना है। 20वीं सदी के अंतिम दिनों में एक बूढ़ा आदमी, जिसकी उम्र लगभग 80 पार कर चुकी थी और जिसकी कोई जमीन जायदाद नहीं थी, एक महानगर में गया जहाँ उसके कुछ रिश्तेदार और एक दोस्त रहता था। कभी कहते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी अपने रिश्तेदारों को देखने के लिए, अपने मित्रों को देखने के लिए एक महानगर में पहुंचता और वहाँ उसका भतीजा रहता है। आज उसका जो भाई था, इस बुजुर्ग आदमी का जो बूढ़ा भाई था, वह 3 साल पहले मर चुका है। आज उस भाई का बेटा, मतलब है कि इस बूढ़े का भतीजा आज उस घर में रहता है और उस भतीजे के घर पहुंचता है एक बूढ़ा आदमी और उसी महानगर में, उसी शहर में उस बुजुर्ग के कुछ अन्य रिश्तेदार भी रहते हैं इधर उधर और कुछ मित्र भी रहते हैं। ये सब लोग इस बुजुर्ग को किस प्रकार ट्रीट करते हैं, किस प्रकार इन्हें स्वागत करते हैं, यह देखने लायक है। आजकल जो मूल्य विघटन का समय है, मूल्य विघटन के इस समय में मूल्यों को बनाए रखने के लिए परिश्रम करने वाले इन लोगों का व्यवहार देखकर कवि आश्चर्यचकित हो जाता है। पुराने जमाने में ऐसा मूल्यों का पालन सब कहीं देखने को मिलता है था, लेकिन आजकल जो मूल्य विघटन का युग है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज, इस समय में मूल्यों का पालन करने वाले इन लोगों का व्यवहार देखकर कवि अत्यंत विचलित हो जाता है, चिंतित हो जाता है। और आगे कवि लिखते हैं कि पहले भी इस महानगर में वह आता जाता रहता था। पहले जब जाता था तो बड़े भाई के घर ही रुकता था। 3 बरस पहले उसका बड़ा भाई गुजर गया। उसके बाद पहली बार वो आया था। इस बार कुछ सग जाता सा वह अपने भतीजे के पास जाकर उसी घर में रुका जहां भाई के रहते आता जाता रहता था। भतीजा और उसकी बीबी वैसा ही ख्याल रखते थे उसका जैसे रखते थे वे पहले। कभी आगे लिखते हैं इस प्रकार, महानगर में वह बूढ़ा पहुंचता है और उसके भाई का घर वहां था। आज भी वह घर वहां है, लेकिन उस घर में आज उसका भाई नहीं है, क्योंकि वह नहीं देखे। उसका निधन 3 साल पहले हो चुका है। इसके बाद एक बूढ़ा पहली बार यहाँ आता है, अर्थात 3 साल बाद एक बूढ़ा इस महानगर में पहुंचता है। आज उस घर में उसका भतीजा रहता है और भतीजा और उसकी पत्नी है आज इस घर में। यह बूढ़ा कुछ सकुचाते हुए, कुछ संकोच के साथ इस घर में आता है
उनके मेहमान के रूप में यहाँ आता है। और एक भतीजा और उसकी पत्नी इसे एक मेहमान के रूप में उसका खूब स्वागत सत्कार करते हैं। बहुत प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक इस बूढ़े का वे स्वागत करते हैं। और जिस प्रकार का कवि लिखते हैं, जिस प्रकार का स्वागत उस बूढ़े का बूढ़ा भाई वहां रहता था 3 साल पहले, उसी प्रकार का उतना अधिक स्नेहपूर्ण, इतना अधिक प्रेमपूर्ण स्वागत सत्कार इस बूढ़े को आज भी मिलता है, इस भतीजे की ओर से और उसकी युवा पत्नी की ओर से। यह देखकर कवि चकित होता है, क्योंकि कवि जानते हैं कि वर्तमान काल की जो विसंगतियां हैं, जो विकृतियां हैं, इनके संबंध में कवि भली भांति अवगत है। इसलिए कवि आश्चर्यचकित हो जाता है। आजकल की दुनिया में इतना अधिक प्रेम पूर्वक, इतना अधिक सौहार्दपूर्ण भाईचारे के साथ, इतना अधिक स्नेह के साथ इस बूढ़े का, जिसके पास कोई संपत्ति नहीं, उस बूढ़े का स्वागत सत्कार इस भतीजे के घर में होता है। यह बहुत आश्चर्यजनक कार्य है। इस प्रकार कवि सोचता है, विचारता है और अपनी अनुभूतियों को इस कविता के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। उसी कविता का हम अध्ययन कर रहे हैं। आगे की पंक्तियों की ओर मुड़े। 3 या 4 दिन ही बीते होंगे कि फोन आया उसकी भांजी का, जो इसी शहर में रहती थी। 3 दिन हो गए आपको अपने भतीजे के पास रहते, आप हमारे घर कब आएंगे? और हम सिर्फ मिलने नहीं, जितने दिन आप रुके हैं उस घर में उतने दिन तो कम से कम रुकना ही होगा हमारे घर भी। एक बूढ़ा उस भतीजे के घर, भाई के बेटे के घर कुछ दिन रहता है, कुछ दिन रुकता है। 3-4 दिन वह वहां रुकता है, क्योंकि बहुत दूर से, बहुत दूर स्थित गांव से एक बूढ़ा एक महानगर पहुंचता है और अपने भतीजे के घर 3-4 दिन रुकता। इतने में एक समाचार इस बूढ़े के कुछ अन्य रिश्तेदारों को मिलता है, भांजी को मिलती है। भांजी को एक खबर मिलती है। भांजी मीन्स नीस, भतीजा, नेफ्यू। इस बूढ़े के भांजी को यह समाचार मिलता है। मतलब है कि इस बूढ़े के जो भाई था, जिसका निधन 3 साल पहले हुआ था, उस बूढ़े का एक पुत्र है और एक पुत्री है। और उस पुत्री का से मतलब है हम भतीजी या भांजी। उस बूढ़े की भांजी या बेटे भाई की बेटी कुछ दूर इसी महानगर में, इसी शहर में कुछ दूर रहती है। उसकी शादी हो चुकी है, शादीशुदा नारी है, अपने पति के यहाँ रहती है। और वह भांजी या वह नारी समझ लेती है कि 3-4 दिन हुए यह बूढ़ा अपने भाई के हम रहता है। तुरंत वह भतीजी या भांजी फोन करती है, दूरभाष द्वारा इस बूढ़े से संपर्क स्थापित करती है
और कहते हैं कि 3 दिन हो गए आपको अपने भतीजे के पास रहते, भतीजे के यहाँ रहते 3 दिन हो चुके हैं, और आप हमारे घर कब आएंगे? When will you come to our home? आप हमारे घर कब आएंगे? 3 दिन हो चुके हैं हम आके, भतीजे के हम आके, हमारे घर भी आना है, आपको हमारे घर जरूर पहुंचना है, और 3-4 दिन यहाँ भी रुकना है। जितने दिन आप रुके हैं उस घर में मीन्स भतीजे के घर में जितने दिन आप रुके हैं उतने ही दिन आप हमारे घर भी रहना है, रुकना है, आपको रुकना पड़ेगा, आपको जरूर रुकना है हमारे घर भी। यह देखकर कवि का आश्चर्य दुगना हो जाता है, डबल हो जाता है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि जब कोई बूढ़ा आदमी जो 80 पार कर चुका है, इज अबव 80 years old, और वह निर्धन आदमी भी है, उसके पास कोई संपत्ति नहीं है, वह बूढ़ा आदमी भतीजे के पास आया है और वहां रुकता है 3-4 दिनों से। यह जानने पर सामान्यतः आजकल की जो सभ्यता है उसके अनुसार कवि जानते हैं कि सामान्यतः भतीजी भांजी या अन्य रिश्तेदार क्या करेंगे, वे अपने फोन स्विच ऑफ करेंगे ताकि यह बूढ़ा किसी भी प्रकार उनसे संपर्क ना स्थापित करे। इस उद्देश्य से वे फोन स्विच ऑफ करके रहेंगे या और घर बंद कर और कहीं जाएंगे। ऐसी सभ्यता मौजूद है आजकल के दिनों में। इस प्रकार की जो सभ्यता मौजूद है, यह जानने वाला कवि भांजी का यह कार्य देखकर, इसकी एक प्रतिक्रिया देखकर कवि अत्यंत चकित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मतलब है कि 20वीं सदी के अंतिम दिनों का एक आश्चर्यपूर्ण, दुगना आश्चर्यपूर्ण घटना कवि से समझते, और इसलिए इस प्रकार लिखते हैं कि कम से कम रुकना ही होगा हमारे घर भी। कवि को हमारे घर भी उतना दिन रुकना होगा जितने दिन भतीजे के घर रुका है। कवि आश्चर्यचकित हो जाता, और कवि इसी समय आश्वस्त भी हो जाता है, मन ही मन कवि आश्वस्त भी हो जाता है कि हमारे समाज में मूल्यों का पूर्णतः का विखंडन नहीं हुआ है, कुछ न कुछ मूल्य आज भी मौजूद है, जरूर मौजूद है। मानवीय मूल्य, पारस्परिक सौहार्द की, परस्पर स्नेह की, पारस्परिक प्रेम का जो स्थिति है, जो मूल्य है, वह आज भी मौजूद है। क्योंकि मानवीय संबंधों में को बनाए रखना हमारी खुशी के लिए, हमारी सुख सुविधाएं के लिए, शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है। आजकल की युवा पीढ़ी इस प्रकार के एक भ्रम में है कि संबंधों को तोड़कर अकेले भागना, अकेले जीना, सुख और शांति इससे प्राप्त हो जाएगी, इस प्रकार का एक भ्रम हमारी युवा पीढ़ी के मस्तिष्क में है। युवा पीढ़ी सोचते हैं कि सुख और शांति प्राप्त करने के लिए बुजुर्गों से नाता रिश्ता काट कर अलग रहना है, अलग रहने पर हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। इस प्रकार युवा पीढ़ी सोचती है,
लेकिन कवि जानते हैं कि यह बिल्कुल भ्रम है। इस प्रकार वह बूढ़ा आदमी अपने भतीजे के हम 3-4 दिन रहता है। इतने में एक समझने वाली भांजी, एक खबर उसको मिलती है और भांजी उसे फ़ोन करके इस प्रकार कहती है कि जितने दिन भतीजे के हम आप रहते हैं उतने दिन हमारे यहाँ भी आपको रहना है, हमारे यहाँ भी आना है और 3-4 दिन हमारा आतिथ्य स्वीकार करना है। यह देखकर कवि को आश्चर्य होना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि आजकल चारों ओर बुजुर्गों की उपेक्षा करने की घटनाएं हम सुनते हैं। बुजुर्गों का तिरस्कार करने के बहुत सारी खबरें निकल रही है। हाल ही में 2 दिन पहले इसी एक घटना आलपुड़ा जिला में हुई। आलपुड़ा जिले के कुटनाड में एक बूढ़े दंपति ने खुद हत्या की। इसका कारण क्या है? बुजुर्ग दंपति का उनके 6 पुत्र पुत्रियां हैं, इन सबों ने उनका तिरस्कार किया, उनको छोड़ दिया। दूसरे शब्दों में परिणाम स्वरूप ये बुजुर्ग दंपति अकेलेपन से पीड़ित हो गए, एकाकीपन का शिकार हो गए। वे loneliness they were felt very much, and as a result what happened? वे उन्होंने खुद हत्या की, या दूसरे शब्दों में जीवन छोड़ दिया खुद। इतनी बड़ी घटनाएं आजकल खड़ित हो रही है। 6 संतानें भी सभी ने इनकी उपेक्षा की। आवश्यक पालन पोषण करते हुए इस दंपति ने इन संतानों को प्रेम दिया, स्नेह दिया, पालन पोषण किया, सब बेकार हो गए। आजकल की दुनिया में, आजकल समाज में हम ऐसी घटनाएं निरंतर देख रहे हैं, निरंतर सुन रहे हैं। इस स्थिति में एक कविता अत्यंत प्रासंगिक लगती है। बुजुर्गों का पालन पोषण करना, उनका आदर सम्मान करना युवा पीढ़ी का, विशेषकर उनके रिश्तेदारों का, संतानों का दायित्व है। इस सत्य को रेखांकित करने वाली कविता है 20वीं सदी के अंतिम दिनों का एक आश्चर्य। राजेश जोशी ने अत्यंत सूक्ष्मता के साथ सामाजिक विकृतियों का निरीक्षण करते हुए हमारे खोखले संस्कारों को, खोखली संस्कृति को उन्होंने इस कविता में प्रस्तुत किया है। उन्होंने आह्वान दिया है कि युवा पीढ़ी विशेष रूप से इस सत्य से अवगत होना चाहिए कि सुख और शांति प्राप्त करने के लिए मूल्यों को कायम रखना परम आवश्यक है। और भारतीय परंपरा के अनुसार पारिवारिक मूल्यों में सबसे प्रमुख मूल्य है, सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है बुजुर्ग लोगों का आदर सम्मान करना, उनका स्वागत सत्कार करना। इस स्थिति से का चित्रण कवि यहाँ करते हैं। इस सत्य को प्रस्तुत करने के लिए यहाँ कवि ने जोर दिया है, कवि ने जानबूझकर प्रयास किया है। और आगे की पंक्तियां देखिए। फिर एक दिन उसके चचेरे भाई का अचानक फोन आया, क्या जीवन पर मुझको सौदेले ही समझोगे?
भैया ते तो मेरे यह जोर कभी चला नहीं, लेकिन अब भी टकरे हो तुम भैया के ही घर में। अगर तुम तत्काल मेरे यहाँ नहीं माए तो अपहरण कर लूंगा मैं तुम्हारा। एक दिन उसके चचेरे भाई का अचानक फोन आया। सडनली उसके चचेरे भाई का फोन आया, उसके कसिन का। इस बूढ़े आदमी का एक कसिन यहां रहता है, इसी महानगर के दूसरे कोने में, दूसरे स्थान में इसका एक चचेरा भाई रहता है। और वह भाई समझ लेता है कि कुछ दिनों से, 3-4 दिनों से एक बूढ़ा इस महानगर में भतीजे के हम रहता है। इसलिए वह फोन करता है कि हमारे हम भी आना है। भगले फांजी ने हंगी, आज एक चचेरा भाई भी फोन कर आवश्यकता प्रकट करता है या मांग करता है कि हमारे हम भी आपको आना है, हमारा आतिथ्य भी स्वीकार करना है, कुछ दिनों के लिए हम रहना है। सामान्यतः बुजुर्ग लोगों को नकारने के लिए, उनसे बेचने के लिए लोग क्या करते हैं? बुजुर्ग लोग महानगर में आए हैं या हमारे पास जो रिश्तेदार रहता है उसके हम बुजुर्ग लोग आए हैं, एक जानकर लोग फोन स्विच ऑफ करके कहीं बाहर जाएंगे, घर में नहीं है। एक जानकर वो बुजुर्ग यहाँ आने का जो इरादा है वो छोड़ देगा। इस प्रकार सोचकर लोग साधारणतः व्यवहार करते हैं। बुजुर्गों को छोड़ने का, बुजुर्गों का तिरस्कार करने का जो कार्य आजकल चल रहा है, जो सभ्यता, जो विकृत सभ्यता है, वह जानने वाला कवि लिखते हैं कि इस चचेरे भाई की प्रतिक्रिया देकर उसे फिर आश्चर्य होता है। एक चचेरा भाई यह जानकर, किसी से सुनकर समझ लेता है कि बुजुर्ग एक बूढ़ा आदमी भतीजे के यहाँ रहता है, इसलिए उसे अपने घर भी लेने के लिए वह परिश्रम करता है। एक जानकर वह अपने घर उस बुजुर्ग को लाने का भरसक प्रयास करता है और उसे फोन कर कहता है कि क्या आप मुझे को सौदेला ही समझोगे? कितने दिनों तक सौदेला समझेगो? क्या मैं सौदेला भाई हूं? क्या आपके लिए मैं दूसरा हूं? या क्या आपके लिए मैं पराया हूं? इस प्रकार वह सौदेला, वह चचेरा भाई फोन कर पूछता है। मतलब है कि इस बूढ़े को हमारे यहाँ भी आना है और 2-3 दिन यहाँ भी हमारा सत्कार स्वीकार करना है, यहाँ रहना है। यह देखकर कवि अत्यंत आश्चर्यचकित होता है। इस जमाने में ऐसा कार्य करने वाला आदमी भी है। मतलब है कि हमारे समाज में मूल्यों का पूर्णतः नाश नहीं हुआ है। कवि साबित करना चाहते हैं कि परंपरागत पारिवारिक मूल्यों का विघटन होने वाले इस जमाने में कहीं कहीं मूल्यों को बनाए रखने वाले लोग भी मौजूद हैं। मूल्यों को कायम करने वाले लोग इधर उधर रहते हैं। एक सत्य जानकर कभी आश्वस्त होते हैं, कभी प्रसन्न होते हैं। मूल्यों का पूर्णतः विनाश नहीं हो चुका है, यह जानकर कभी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और आश्चर्य के साथ कहते हैं कि यहाँ मूल्य कुछ न कुछ शेष है, बाकी है। और यह चचेरा भाई इतना भी कहता है कि
यदि तत्काल मेरे यहाँ नहीं आए तो मैं तुम्हारा अपहरण कर लूंगा। तत्काल मीन्स सडनली, इमीडिएटली। तुरंत हम नहीं आए तो मैं आपका अपहरण कर लाऊंगा यहाँ। देखिए कितने सौहार्दपूर्ण, कितने प्रेमपूर्ण मनस्थिति के साथ यह चचेरा भाई उलाहना देता है। कंप्लेन के रूप में वह चचेरा भाई कहता है कि इस बूढ़े को आपको हमारे यहाँ भी कुछ दिन आकर रहना है, रुकना है, दो तीन दिन कम से कम। हमारा आतिथ्य भी स्वीकार कर रहा है। आजकल के इस युग में यह घटना देखकर, जानकर कभी अत्यंत चकित हो जाता है और तुरंत एक इस कविता की रचना करते हैं। इस प्रकार का शीर्षक देखकर 20वीं सदी के अंतिम दिनों का एक आश्चर्य। और आगे की पंक्तियां देखिए। फिर एक दिन दोस्त का फोन आया और उसने जी भर गालियां दी बूढ़े को। दोस्त का फोन आया, दोस्त माने मित्र, मित्र का फोन आया। उसी महानगर में इस बूढ़े का एक मित्र भी रहता है। हम जानते हैं कि महानगर बहुत बड़ा एक महानगर है। इसके किसी कोने में, दूसरे कोने में मित्र, रिश्तेदार आदि रहते हैं। इसी महानगर के एक दूसरे स्थान में इस बूढ़े का एक मित्र रहता है और वह मित्र समझ लेता है कि यह बूढ़ा महानगर में पहुंच चुका है और कुछ दिनों से उसके भतीजे के यहाँ, उसकी भांजी के यहाँ, उसके चचेरे भाई के यहाँ घूम घूम कर रहते हैं और कुछ दिन बाद वह लौट जाएंगे। एक समाचार उसको प्राप्त होता है, मित्र को प्राप्त होता है। इस बूढ़े आदमी के मित्र को, दोस्त को एक खबर मिलती है और वह मित्र क्या कहता है? तुरंत वह मित्र फोन करता है इस बूढ़े को। क्या फोन करता है? हमारे यहाँ भी आना है। हमारे यहाँ न आने के लिए, अर्थात उस मित्र के हम न आने के लिए वह मित्र इस बूढ़े को गालियां देता है, फोन द्वारा गालियां देता है, उलाहना देता है, गालियां देता है, बुरे शब्द बताते हैं। कितनी अनोखी आह्लाद देने वाली स्थिति है कवि के लिए। कवि जो मूल्यों को बनाए रखने के लिए, परंपरागत भारतीय मूल्यों को, पारिवारिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए सतत प्रयत्नशील है, वह कवि अत्यंत आह्लाद चित्त हो जाते हैं, अत्यंत प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। यह देखकर वह मित्र फोन करके गालियां देता है उस बूढ़े को। हमारे यहाँ क्यों नहीं आया? हमारे यहाँ भी आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? अभी आना है, हमारे यहाँ भी कम से कम एक दिन रहना है। इस प्रकार वह मित्र उस बूढ़े को फोन करके उलाहना देता है, साथ ही साथ गालियां भी देता है। हम जानते हैं ये गाली तो झगड़े के अवसर पर देने वाली गाली नहीं है। ये गाली मित्रता के आधिक्य में देने वाली गाली है, दोस्ती की अधिकता में देने वाली गाली है। और एक मित्र इस प्रकार गाली देता है। और कविता की अंतिम पंक्तियों की ओर मुड़ने वाले हैं हम। देखिएगा, 20वीं सदी के अंतिम दिनों में हो रहा था एक सब। अब वह भी एक महानगर में
बूढ़ा अंदर ही अंदर फीकता जाता था, बुदबुदाता था, अभी सब कुछ नष्ट नहीं हुआ है। वो अकेले बैठकर कहीं रोना चाहता था। अब उसे याद आ रहे थे बचपन के दिन और बचपन का गाँव। अंतिम पंक्तियों में कवि बताते हैं कि यह दो बूढ़ा आदमी गांव का निवासी, गांव में मूल्यों का इतना विघटन नहीं हो चुका है जितना विघटन महानगर में हुआ है। इसलिए यह बूढ़ा आदमी अंतिम दिनों में, 20वीं सदी के अंतिम दिनों में की यह घटना, इसे एक देखकर, एक समझकर इन लोगों की, भतीजे की, भांजी की, चचेरे भाई की और दोस्त की प्रतिक्रिया देखकर एक बूढ़ा अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। और प्रसन्नता की अधिकता में, खुशी की अधिकता में वह बूढ़ा क्या करने लगता है? अंदर ही अंदर भीगने लगता है, आर्द्र हो जाता है उसका हृदय, वह आंसू बहाने लगता है। प्रसन्नता के मारे, दुख के मारे नहीं, प्रसन्नता के मारे वह बूढ़ा आंसू बहाने लगता है और बुदबुदाता है, अभी सब कुछ नष्ट नहीं हुआ है। वास्तव में बूढ़ा इस प्रकार बुदबुदाता है, लेकिन दरअसल यह कवि का बुदबुदापन है। बूढ़ा कविता में बुदबुदाता है, लेकिन वस्तुतः रियली यह कवि का बुदबुदापन है। अभी सब कुछ नष्ट नहीं हुआ है। मतलब है कि इस जमाने में मूल्य सब कुछ नष्ट हो चुके हैं, मूल्यों का विघटन हो रहा है, नष्ट हो चुका है, टूट रहा है। इस प्रकार हम सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं सब कहीं। लेकिन कवि कहते हैं कि अभी सब कुछ नष्ट नहीं हुआ है, पूरे का पूरा मूल्य नष्ट नहीं हुआ है, कहीं कहीं मूल्य बाकी है, शेष है। पूरा मूल्य नहीं नष्ट हो चुका है, कुछ न कुछ मूल्य इधर उधर कम से कम देख सकते हैं या देखने को मिलते हैं। इस प्रकार कवि कहते हैं अभी सब कुछ नष्ट नहीं हुआ है। इसलिए ये सारी घटना देखकर, अनुभव देखकर बूढ़ा बहुत प्रसन्नता के साथ बुदबुदाने लगता है। प्रसन्नता के मारे उसकी आंखें भर जाती है, आंसू, आंखों से आंसू बहने लगती है, और वह इस प्रकार कहीं किसी कोने में किसी को दिखाए बिना रोना चाहता है। वह बूढ़ा बहुत प्रसन्नचित्त होकर, और उसे याद आ रहे थे, उस बूढ़े को याद आती है, स्मरण आती है, वह स्मरण करता है कि उसके बचपन के दिन और बचपन का गाँव। यहाँ कभी सूचना देते हैं कि उस बूढ़े का बचपन भाईचारे का बचपन था, स्नेहपूर्ण बचपन था, स्नेहपूर्ण व्यवहारों का बचपन था, सौहार्द का बचपन था, आत्मीय संबंधों का बचपन था। His childhood was the childhood of intimate relationships. प्रेम का, स्नेह का, सौहार्द का, भाईचारे का बचपन था। और उसका गाँव भी इस प्रकार का गाँव है जहाँ हम लोगों के बीच आपसी पारस्परिक संबंध रहता है। संबंधों को बनाए रखने के लिए लोग प्रयास करते हैं, परस्पर सौहार्द प्रकट करते हैं, विशेषकर बुजुर्ग लोगों का आदर करते हैं गांव वाले, इस बूढ़े के गांव वाले।
उसके बचपन में इस प्रकार की घटनाएं थी, अर्थात उस बूढ़े के बचपन में गांव के लोग बूढ़ों को, बुजुर्ग लोगों को बहुत आदर सम्मान देते थे। और ये सब स्मरण करके वह बूढ़ा बुदबुदाने लगता है, उसकी आंखें भर जाती है, कवि की आंखें भी भर जाती है। और कवि आश्चर्य के साथ कहते हैं कि यह 20वीं सदी के अंतिम दिनों का एक आश्चर्यपूर्ण कार्य है। और एक बार मैं बताऊंगा, इस प्रकार का शीर्षक देने का कारण है कि सबके मूल्यों का विघटन हो रहा है, पारिवारिक मूल्यों में टूटन हो रहा है। मतलब है कि पारस्परिक संबंध नष्ट हो रहे हैं, परस्पर विश्वास की भावना नष्ट हो रही है। इस स्थिति में इस बूढ़े को इतना अधिक आदर और सम्मान आज मिलता है, यह देखकर कवि आश्चर्य के साथ कहता है कि यह 20वीं सदी के अंतिम दिनों का एक आश्चर्यपूर्ण घटना है। और कवि हमें आह्वान देते हैं, कवि हमें अवगत कराते हैं कि आजकल बुजुर्गों की उपेक्षा करके सुख पाने के लिए भागने वाली युवा पीढ़ी का युग है आजकल का युग। लेकिन सुख और सच्चा सुख और शांति प्राप्त करने के लिए हमें बुजुर्गों का आदर सम्मान करना है, एक कवि का आह्वान है। तभी हम सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। हमारे मूल्यों को, परंपरागत मूल्यों को, महत्वपूर्ण मूल्यों को छोड़कर हम कभी सुख और शांति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। विशेषकर बूढ़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को आदर और सम्मान के साथ हमें पालन पोषण करना है, इस प्रकार का आह्वान देते हैं कवि। और हमारा भी यही आह्वान है। आप सबको मेरा विनम्र प्रणाम।